गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर पढ़ने जा रहे हैं सिक्स चैप्टर का जो नाम है गर्भकालीन विषाक्तता। गर्भकालीन विषाक्तता का अगर अर्थ समझा जाए तो गर्भावस्था के समय उनके गर्भाशय में होने वाला विषाक्तता को लेकर कहा गया है कि उस समय कौन कौन सी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं कि वो उनके शरीर में गर्भावस्था में बच्चे और माँ दोनों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। विषाक्तता को अगर देखा जाए तो विषाक्तता शब्द का अर्थ है किसी तरीके का टॉक्सिमा हो जाना, और ये जो टॉक्सिमा है वो गर्भावस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कई बार जैसे उच्च रक्तचाप गर्भावस्था की एक सामान्य जटिलता है। जब उच्च रक्तचाप के साथ साथ शरीर में शारीरिक सूजन और प्रोटीन यूरिया का निष्कासन भी होता है, प्रोटीन के साथ यानी कि यूरिया का निष्कासन होता है, जिससे गर्भवती माँ को वमन होने लगती है, बेहोशी आने लग जाती है, और ऐसे लक्षण और जो संकेत दिखाई देते हैं उन संकेतों को कहा जाता है गर्भकालीन विषाक्तता। यानी कि माँ के शरीर में जब उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ने की वजह से कई बार उनमें प्रोटीन यूरिया की जो निष्कासन भी हो जाता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर से यूरिया के साथ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक महिला को अगर देखा जाए तो बेहोशी, मूर्छा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस स्थिति को कहा गया है गर्भकालीन विषाक्तता। गर्भकालीन विषाक्तता का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो रक्त में विष का समाहित होना, यानी कि रक्त में जब विष समाहित हो जाता है या मिल जाता है, जिसको हम जहरीलापन उत्पन्न हो जाता है, इसको ये भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां जैसे कि सूजन है, प्रोटीन यूरिया रोग है, उच्च रक्तचाप है, में से किसी में से भी अगर कोई रोग हो रहा है तो उसमें रक्त में विष उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी वजह से विषाक्तता जो है उसको कहा गया है। विषाक्तता में गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों का ही जो स्वास्थ्य है गंभीर रूप से हानि पहुँचती है उनको, यहाँ तक कि कभी कभी जैसे माँ की जान भी जा सकती है। इसलिए इस पर अधिक बल देने के लिए विषाक्तता शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अब अगर विषाक्तता को देखा जाए तो विषाक्तता भी दो प्रकार की होती है, तीव्र विषाक्तता और दीर्घावधि विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता का मतलब है जिसकी जो मात्रा है वो अधिक है लेकिन समय जो है वो कम समय का होता है। तीव्र विषाक्तता में गर्भावस्था के 6 से 7 माह में होने की संभावना रहती है। तीव्र विषाक्तता को भी गंभीरता के आधार पर वापस 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है प्री एक्लेम्पसिया और जो दूसरा नाम है वो है एक्लेम्पसिया। अगर प्री एक्लेम्पसिया के बारे में पढ़े तो प्री एक्लेम्पसिया जो है वो गर्भावस्था के 16वें सप्ताह से यानी कि 4थे माह से शुरू हो जाता है, और उसमें कई बार रक्तचाप जो है यानी कि बीपी जो है वो 140-90 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है, और गर्भवती माँ को शारीरिक सूजन हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में सूजन दिखाई देती है और मूत्र के द्वारा जो प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है और अधिक मात्रा में प्रोटीन का निष्कासन भी हो जाता है। प्री एक्लेम्पसिया जो है अधिकतर उन महिलाओं को अधिक होता है जो महिलाएं प्रथम बार गर्भ ग्रहण कर रही हैं या जो जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो उन महिलाओं में होने की संभावना अधिक रहती है। या जो महिला मोटापा से ग्रसित है उन महिलाओं में भी ये देखने को मिलता है, या वे महिलाएं जिनकी उम्र 30 वर्ष से भी ज़्यादा है और उन महिलाओं में ये रोग होने की संभावना हो सकती है। अगर कोई स्त्री शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान, चिंतित भी रहती है और उसके अतिरिक्त अगर उसके आर्थिक कारणों से भी कई बार प्री एक्लेम्पसिया रोग हो जाता है। आर्थिक कारणों से अगर प्री एक्लेम्पसिया रोग होने के कारण ये है कि वो सही मात्रा में पोषण युक्त आहार नहीं ले पाती है, या यूँ कहा जाए कि वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाती है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है उनको, और जिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता उनको होती है वे पौष्टिक तत्व उनको नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो महिलाएं प्री एक्लेम्पसिया रोग से ग्रसित हो सकती हैं। अगर गर्भावस्था में स्त्री की उचित देखभाल ना की जाए और तो भी यह रोग हो जाने की संभावना अधिक होती है। नियमित रूप से अगर देखा जाए तो रोगी को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास जाना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और जो उनके शरीर में दिखाई देने वाले जो संकेत हैं या जो लक्षण हैं
उन संकेतों को डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है कि वे जो संकेत या लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो प्री एक्लेम्पसिया के भी हो सकते हैं। गर्भवती स्त्री का अगर देखा जाए तो समुचित रूप से उपचार किया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो रोग है प्री एक्लेम्पसिया, इसका जो सामना ना करना पड़े या उसकी स्थिति और गंभीर ना हो। तीव्रता व उच्च रक्तचाप के अनुसार प्री एक्लेम्पसिया को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो है पोटेंशियल एक्लेम्पसिया, और दूसरा जो है वो है मंद प्री एक्लेम्पसिया, और जो तीसरा है वो है प्रच्छन्न एक्लेम्पसिया, और जो फोर्थ है वह है तीव्र एक्लेम्पसिया। यानी कि जो प्री एक्लेम्पसिया की जो स्थिति है उसको वापस 4 भागों में बांटा गया है। ये भी 4 तरीकों से होता है। पहला जो है पोटेंशियल, पोटेंशियल एक्लेम्पसिया। जो दूसरा है इसके अंदर वो है मंद प्री एक्लेम्पसिया, और जो तीसरा है वो है प्रच्छन्न एक्लेम्पसिया, और जो फोर्थ है इसमें वो है तीव्र एक्लेम्पसिया। यानी कि जो एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति भी 4 तरीके से दिखाई दे सकती है। पोटेंशियल प्री एक्लेम्पसिया जो है वो उसमें रक्तचाप 140 से 90 mmHg रहता है, और मंद प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में रक्तचाप और अधिक बढ़ जाता है तथा यह 140 से 100 mmHg के करीब हो सकता है या उससे अधिक होने की संभावना भी रहती है। फिर रहते हैं जो तीव्र एक्लेम्पसिया, उसमें रक्तचाप 160 से 105 mmHg के करीब रहता है, और जो प्रच्छन्न एक्लेम्पसिया उसमें रक्तचाप सबसे अधिक बढ़ जाता है और 180 से 120 mmHg के करीब होने की संभावना रहती है। प्री एक्लेम्पसिया में चाहे जिस भी प्रकृति में हो उसमें कई तरह के जो लक्षण हैं या संकेत हैं वो हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि वजन में अत्यधिक वृद्धि हो जाना, उच्च रक्तचाप, या फिर मूत्र में प्रोटीन की मात्रा का अधिक निष्कासन होना, शारीरिक सूजन आना, और वमन का मतलब होता है कि अधिक मात्रा में उल्टी वगैरह महिलाओं को होना। वजन में वृद्धि अगर देखा जाए तो गर्भावस्था में शारीरिक वजन में वृद्धि होती है, परंतु यह वृद्धि एक निश्चित मात्रा में ही होती है या एक अनुपात में ही होती है। गर्भावस्था की अवधि अगर देखी जाए तो 12 से 12.5 किलोग्राम तक की वृद्धि एक महिलाओं में गर्भकाल के समय होती ही है। गर्भकाल का जो तीसरा माह है, यानी कि जो तीसरे माह से अगर देखा जाए तो एक गर्भवती स्त्री के वजन में प्रति सप्ताह आधा किलो की वृद्धि होती है। यानी कि गर्भावस्था का जो पूर्ण समय है, उन पूर्ण समय में अगर उसके हर महीने देखा जाए तो आधा किलो उसके वजन में वृद्धि होती है। और वजन में वृद्धि का जो मुख्य कारण है उसका कारण यह है कि गर्भाशय के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है, शिशु के आकार में वृद्धि हो रही है, और उसके अलावा जैसे कि भ्रूण का विकास हो रहा है, अपरा की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो रही है, और जिसकी वजह से 50 ग्राम से बढ़कर 900 से 950 ग्राम तक की वृद्धि भी हो जाती है। इसके अलावा स्तनों में वृद्धि होना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना, दुग्ध का निर्माण होना, उल्व तरल जो है महिलाओं के शरीर में उसकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है, और रक्त के जो आयतन में वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो एक महिला में वजन में वृद्धि होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और इन्हीं कारणों से महिलाओं में जो वजन में वृद्धि गर्भावस्था के समय होती है। प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में असामान्य तौर पर वृद्धि होती रहती है। प्रति सप्ताह वजन में 1 किलोग्राम तक की वृद्धि होने लगती है। और अगर क्योंकि प्री एक्लेम्पसिया में अगर देखा जाए तो कोशीय स्थानों पर जो है वो स्थान में जल जमा होने लग जाता है, और जल के जमा होने से जो बाह्य कोशीय रस है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और वजन में वृद्धि होती है। और जो बाह्य कोश में जो रसों की मात्रा है, कोशीय रसों की मात्रा, वो 6 से 6.5 किलो तक की हो जाती है, जिसकी वजह से एक महिला में अगर देखा जाए तो उसके वजन में निरंतर रूप से वृद्धि होने लगती है और वजन जो है वो बहुत ही अधिक तीव्रता से बढ़ने लग जाता है। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है एक्लेम्पसिया रोग होने की प्री एक्लेम्पसिया में, वो है उच्च रक्तचाप।
उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम सामान्य तौर पर बीपी भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि बीपी बढ़ गया है। उच्च रक्तचाप प्री एक्लेम्पसिया का सबसे प्रमुख संकेत माना गया है, क्योंकि सामान्यतः एक स्त्री का जो रक्तचाप है वो 110 से 120 mmHg के करीब रहता है, लेकिन जो एक्लेम्पसिया की स्थिति होने पर उस समय ये जो रक्तचाप है वो 130 से 90 mmHg तक हो जाता है। और इस रक्तचाप को भी सामान्य ही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गहरा आघात नहीं होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये देखा जाता है कि हमारा जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, यानी कि 130 से 90 mmHg के करीब होने पर उससे ज़्यादा हो जाए तो उससे स्वास्थ्य पर धीरे धीरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगते हैं। और ये जो प्रभाव है एक गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों के ही स्वास्थ्य पर देखने को मिलते हैं। डायसिस्टोलिक रक्तचाप जो है वो पहले बढ़ता है, और उच्च रक्तचाप जो है जिसकी वजह से तीव्र सिरदर्द, वमन है, चक्कर आना है और आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा जाना, या कई बार जैसे बिजली सा कौंधना, जैसे कि बिजली की तरह से एकदम से चमक उठती है, उसी प्रकार से आंखों के सामने भी एकदम से उजाला होकर एकदम से अंधेरा हो जाने जैसी समस्या हो जाती है। मूत्र का जो है कम स्त्रवन होना, कम मात्रा में मूत्र त्याग किया जाता है, और जो पेट के नीचे वाला भाग है उसमें कई बार अधिक दर्द रहने लगता है। और ऐसा रोग होने पर महिलाओं में नींद में कमी आ जाती है, कई बार तो उनको बेचैनी होने लगती है, और जो नींद है वो अनिद्रा में बदल जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को सोने के समय नींद नहीं आती है, घबराहट हो जाती है। और ये जो सारे लक्षण हैं अगर देखा जाए तो प्री एक्लेम्पसिया रोग के सामान्य लक्षण हैं जो कि एक महिलाओं में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो सामान्य लक्षण हम देख सकते हैं वो है जैसे कि शारीरिक सूजन। शारीरिक सूजन का मतलब है कि गर्भावस्था में जब प्री एक्लेम्पसिया रोग हो जाता है तो महिला के शरीर में विभिन्न अंगों में, चेहरे, हाथ, पैरों, मुंह, जांघों आदि पर जैसे कि है वो सूजन देखने को मिलती है, और ये सूजन कई और अधिक समय तक, लंबे समय तक भी रह सकती है। और उसके अलावा जैसे सूजन है अंगुलियों में, पैरों के तलवों में वगैरह में भी ये सूजन अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर देखा जाए कि गर्भावस्था में जो शारीरिक सूजन रहना एक सामान्य सा लक्षण होता है, क्योंकि जो गर्भवती स्त्री है उसमें जो देखा जाता है कि कई बार हल्की सी सूजन उसके पैरों में, जांघों में या कई बार चेहरों वगैरह में देखने को मिलती है। ये तो एक सामान्य लक्षण है, लेकिन कई बार ये जो सूजन है वो अधिक समय तक रहती है या सूजन बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वो स्थिति जो रहती है महिलाओं के लिए कष्टदायक होती है, और वो एक प्री एक्लेम्पसिया रोग का भी संकेत होता है। गर्भकाल का जो अंतिम 1-2 माह में जो कष्ट हैं वो और अधिक हो जाता है। हाथ व पैरों के तलवे जो हैं, अंगुलियों में है, अगर देखा जाए तो शारीरिक सूजन जो है वो बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन ये जो सूजन है विश्राम के पश्चात वापस जैसे 8-10 घंटे के लिए समाप्त हो जाती है, और वापस ये सूजन आने जैसे कि जो समस्या बार बार रहती है। कई बार शारीरिक सूजन अगर देखा जाए तो रात में जब विश्राम किया जाता है तब तो समाप्त हो जाती है, लेकिन जब दिन के समय वापस हलचल होती है, काम वगैरह किया जाता है, तो उस समय वापस ये सूजन आ जाती हैं। हाथ, पैर, मुंह, योनि मार्ग, टखने हैं, टखने के जो ऊपरी हिस्से हैं उनमें ये सूजन जो है निश्चित रूप से प्री एक्लेम्पसिया रोग के रूप में दिखाई देती हैं। कई बार रक्त अल्पता, गुर्दे की बीमारी के कारण भी शारीरिक सूजन होने की संभावना महिलाओं में होती है। शारीरिक सूजन की स्थिति में अगर देखा जाए तो जो बाहरी कोश है उन बाहरी कोशों के अंदर रस का जमाव हो जाता है, यानी कि कोशीय रस जो है उन बाहरी कोशों के अंदर जमने लगता है, भरने लगता है, जिसकी वजह से अगर देखें तो 6 से 7 किलोग्राम तक जो इसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। और शरीर में अधिक जल संग्रह अगर हो तो उसकी वजह से त्वचा जो है वो मोटी हो जाती है, और जो नाड़ियों के आवरण हैं उन पर भी सूजन आ जाती है, और जो नाड़ियों का जो कार्य है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई बार जो संवेदनशीलता है, यानी कि कोई भी संवेदना है, उत्तेजना है, उनका आभास एक व्यक्ति को नहीं हो पाता है, क्योंकि संवेदनशीलता है जो है वो कम हो जाती है या नहीं हो पाती है। उसके अलावा जैसे कि हाथ की जो हथेलियां हैं, अंगुलियां हैं, पैर के तलवे आदि में जैसे झंझनाहट का आभास होता है, यानी कि जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, कई बार कंपन वगैरह उनमें देखा जा सकता है।
गर्भाशय का जो बढ़ता भार है वो प्रत्यक्ष रूप से वैसे तो पैरों पर पड़ता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो एक गर्भवती महिला में जो पैरों की शिराएं हैं वो शिराएं फूल जाती है और मोटी हो जाती है, और कई बार उन शिराओं के विस्फारित होकर फटने का भी जो है वो डर रह जाता है। अगर सूजन वाले स्थान को अंगुलियों के द्वारा या अंगूठे से दबाया जाए तो वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए हल्का सा गड्ढा हो जाता है और वो गड्ढा धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आ जाता है। तो ये जो स्थिति है वो भी एक प्री एक्लेम्पसिया रोग का ही संकेत है। उसके अलावा जो चौथा लक्षण दिखाई देता है प्री एक्लेम्पसिया रोग में वो है मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन, यानी कि यूँ कहा जाए कि जो एक गर्भवती महिला है उसमें जो मूत्र त्याग के लिए जो उनको बार बार जाना पड़ता है, तो उनके मूत्र के द्वारा जो है शरीर से जो प्रोटीन की मांग है वो भी बाहर निकलती रहती है, यानी कि मूत्र के माध्यम से प्रोटीन भी जो है उसका काफ़ी मात्रा में शरीर से बाहर की ओर निष्कासन हो जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो गर्भावस्था के प्रारंभ के जो 2 से 3 महीने हैं उनमें मूत्र त्याग द्वारा एल्ब्यूमिन का निष्कासन अधिक होता है, क्योंकि इसके कण जो है काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं और जो छनने के पश्चात भी जब मूत्र छनन की क्रिया होती है तो उसके बाद भी वो वहाँ से छनकर निकल जाते हैं और हमारे शरीर के द्वारा सरलता से बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अगर ग्लोब्यूलिन का भी निष्कासन होने लगता है, लेकिन अगर मूत्र द्वारा अधिक मात्रा में प्रोटीन का निष्कासन होने लगे तो यह गर्भवती माता के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है या उसको हानि पहुंचाने वाला होता है। मूत्र में प्रोटीन की जांच हेतु देखा जाए तो मूत्र को कई बार जैसे परीक्षण करवाया जाता है, तो परीक्षण करते समय उनको मूत्र को कुछ सैंपल लेकर उसको उबाला जाता है और उसको प्रति लीटर मूत्र में 10 से 15 ग्राम जो है ठोस पदार्थ जो होता है अगर वो प्राप्त होता है तो वो प्रोटीन यूरिया का संकेत होता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो यूरिया में निष्कासित हो रहा है, तो ये प्रोटीन यूरिया रोग का एक संकेत है। उसके अलावा जैसे कि कई बार आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर देखा जाए मूत्र उबालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें कई बार जैसे कि जांच बड़ी सरलता से एक विशिष्ट प्रकार से कागज़ के द्वारा भी की जाती है। मूत्र में कागज़ को भिगोने से जो है वो उसका कागज़ का जो है रंग परिवर्तित हो जाता है और रंग जो परिवर्तित होता है उसी परिवर्तन के आधार पर यह बताया जाता है कि इसकी तीव्रता की जाँच की जाती है कि मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन हो रहा है या नहीं हो रहा है और कितनी मात्रा में प्रोटीन का निष्कासन हो रहा है उसी के आधार पर परीक्षण के द्वारा बताया जाता है। मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन एक घातक या जानलेवा स्थिति हो सकती है, क्योंकि गुर्दे की बीमारी जो है नेफ्राइटिस है या मूत्र के संक्रमण से कई बार भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। अगर ये अवधि 24 घंटे की अवधि में 300 mg से 2500 mg तक मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन हो जाता है तो ये जो स्थिति होती है खतरनाक स्थिति होती है और जो प्री एक्लेम्पसिया का संकेत देने वाली स्थिति होती है। तो जो प्री एक्लेम्पसिया के जो लक्षण हैं वो जो लक्षण हैं प्री एक्लेम्पसिया के हमने पढ़ा सबसे पहले उच्च रक्तचाप, दूसरा सूजन, तीसरा अगर देखा जाए तो वो है मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन, और जो फोर्थ है वो है कि जैसे कि कई बार शारीरिक सूजन के अलावा जैसे वज़न में वृद्धि हो जाती है, तो जो इसका जो चौथा लक्षण है वो है वज़न में वृद्धि। अब हम पढ़ेंगे प्री एक्लेम्पसिया के जो ये थे लक्षण, अब हम पढ़ेंगे इनके उपचार। उपचार में अगर पहला देखा जाए तो सबसे पहला उपचार के लिए आ जाता है आराम की आवश्यकता रहती है, यानी कि एक व्यक्ति को आराम की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है और आराम के माध्यम से ही अगर देखा जाए तो वो कई तरह के रोग जो हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगर प्री एक्लेम्पसिया रोगी को देखा जाए तो अधिक से अधिक बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आराम करने से उसमें जो उच्च रक्तचाप है या जो शारीरिक सूजन है वो कुछ दिनों में या कुछ समय में स्वतः ही कम हो जाती हैं।
जैसे फैक्ट्रियों, विद्यालय या जो अन्य औद्योगिक, सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान हैं उनमें जो महिलाएं कार्यरत होती हैं तो उनको मातृत्व अवकाश ले लेना चाहिए, यानी कि शिशु के जन्म से पहले का अवकाश लेकर भी वो जो माताओं के लिए अवकाश की जो सुविधा दी गई है वो लेकर वो अपने आराम की स्थिति में आ सकती हैं, ताकि पर्याप्त आराम करके वो अपनी जो इन स्थितियों को हैं या इन समस्याओं को दूर कर सकती हैं। दूसरा अगर आ जाता है उपचार में आहार। आहार का मतलब है कि अच्छा संतुलित भोजन लेना और ऐसा भोजन लेना जो हल्का भी हो और उच्च गुणवत्ता वाला और पौष्टिक आहार हो, जिसको आसानी से प्रतिदिन पचाया जा सके और आसानी से महिलाओं को प्राप्त होने वाला भी होना चाहिए। रोगी को अगर देखा जाए तो प्रतिदिन हल्का भोजन जो है वो समय पर ले लेना चाहिए। आहार में अगर देखा जाए तो कार्बोज की जो मात्रा है वो अधिक लेनी चाहिए, लेकिन जो वसा और प्रोटीन की मात्रा है उनसे थोड़ी कम मात्रा में लेना चाहिए। या यूँ कहा जाए कि एक गर्भवती महिला को अपने आहार में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा लेना चाहिए। उसके बाद जो उनको सबसे अधिक तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है कार्बोज की। तली भुनी जैसे नमकीन है, मिर्च मसाले वाले गरिष्ठ भोज्य पदार्थ हैं, उनका उपयोग एक गर्भवती महिला जो कि प्री एक्लेम्पसिया रोग से ग्रसित है उनको कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगला जो उपचार के लिए है वो है निद्रा। निद्रा यानी कि महिला को आराम से नींद लेनी चाहिए, ताकि नींद पूरी करने पर अगर देखा जाए तो कोई भी महिला आराम की स्थिति में आने पर नींद पूरी होने पर भी उसके शरीर में जो है शारीरिक रूप से वो एक महिलाएं स्वस्थ रहती है और उनमें जो इस तरीके के संकेत हैं या लक्षण हैं वो कम दिखाई देते हैं। प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में वैसे तो देखा जाए तो नींद में कमी आ जाती है, लेकिन जब भी महिलाएं सोने की कोशिश करें या सोए तो पर्याप्त मात्रा में गहरी नींद उनको लेनी चाहिए। नींद के लिए दवा भी दी जा सकती है, लेकिन ये जो दवाई है डॉक्टरी सलाह के माध्यम से ही एक महिला को लेनी चाहिए। उसके अलावा आ जाता है नमक। नमक देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम तक जो है नमक का प्रयोग अपने खाने में करना चाहिए, लेकिन जो प्री एक्लेम्पसिया रोगी हैं उनको अपने बचाव के लिए कम से कम सिर्फ 5 से 6 ग्राम तक की मात्रा में ही नमक का प्रयोग करना चाहिए। उनको सामान्य की तुलना में आधी मात्रा में ही नमक लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नमक लेकर खाना जो होता है वो उनके लिए बिल्कुल वर्जित रहता है या मना होता है। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाने में बिना उसको चखे या उनको बहुत फीका लगता है तो वो ऊपर से नमक को डालकर खा लेते हैं, लेकिन कभी भी खाने में ऊपरी नमक लेकर नहीं खाना चाहिए। खाने के अंदर पकाते समय ही उसकी निश्चित मात्रा में लेकर उनको खाना चाहिए। और यूँ देखा जाए तो जो प्री एक्लेम्पसिया से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको अतिरिक्त मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, और जो सामान्य व्यक्ति की मांग है यानी कि 10 से 15 ग्राम तक नमक की जो मांग है उसकी भी आधी मांग जो होती है वो प्री एक्लेम्पसिया व्यक्तियों की होती है, यानी कि उनको सिर्फ 5 से 6 ग्राम तक ही प्रतिदिन अपने आहार में नमक लेना चाहिए। सीमित तरल पदार्थ। अगला जो है उपचार वो है सीमित तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे कि पानी है, जूस है, सूप है, दूध है आदि, ये सभी पदार्थ तरल की स्थिति में आते हैं। प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में बाहरी जो कोश है उनके स्थानों में कई बार जल का जो है जमाव हो जाता है और शारीरिक सूजन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो एक जो प्री एक्लेम्पसिया से ग्रसित जो रोगी है उसको अपने आहार में तरल पेय पदार्थों की जो मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए, अधिक नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो जैसे दूध भी है तो उसको आधा लीटर तक ही उसको दूध का प्रयोग जो है अपने आहार के अंदर या अपने पूरे दिन के अंदर उसको लेना चाहिए। अगला जो है उपचार वे है मानसिक और शारीरिक तनाव मुक्ति। मानसिक एवं शारीरिक तनाव से मुक्ति। मानसिक कहा जाए या शारीरिक रूप से कहा जाए तो मानसिक का अगर समझे तो जो इस रोग से ग्रसित रोगी हैं
उनको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, खुश मिजाज रखना चाहिए। किसी भी तरह का तनाव, टेंशन, चिंताएं जो हैं, अधिक सोच विचार हैं, वो नहीं करने चाहिए। कई बार जैसे कि रोगी को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, या जैसे शोरगुल वाले जो इलाके हैं, वो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत अधिक आवाज़ आती है, फैक्ट्रियाँ वगैरह पास में हो, तो उन इलाकों से दूर रहना चाहिए। एक स्वच्छ शांत कमरे में रहना चाहिए ताकि उसको अधिक शोर शराबे से वो प्रभावित ना हो। तेज़ आवाज़ में जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से एक व्यक्ति को तनाव से मुक्ति युक्त जो उनको है वो स्थान मिलना चाहिए, यानी कि उनको शांत स्थान पर रखना चाहिए। अगला जो उपचार है वो है कब्ज से बचाव। कब्ज हमने पढ़ा था पहले भी। कब्ज का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें मल का त्याग निश्चित समय पर नहीं हो पाता है और मल कड़ा और शुष्क हो जाता है, और वो स्थिति कब्ज की स्थिति कहलाती है। लेकिन ऐसे रोगियों को कब्ज से बचना चाहिए। उन्हें अपने कब्ज से बचने के लिए रेशे युक्त जो भोज्य पदार्थ है उनका उपयोग करना चाहिए। रेशे युक्त जो कच्ची सब्जियां हैं उनको सलाद के रूप में, फल के रूप में अपने भोजन में अधिक लेना चाहिए। और जो बिना छना हुआ जो आटा होता है, चौकर युक्त जो आटा है, उसका उपयोग अपने भोजन में जरूर करना चाहिए, यानी कि बिना छने आटे की बनी रोटी उनको लेनी चाहिए, और जिससे कि अत्यधिक कब्ज की स्थिति पैदा ना हो और उसका समय पर इलाज भी किया जा सके। उसके बाद आता है मूत्र निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है कि बाहर निकालना। प्रतिदिन मूत्र निष्कासन की मात्रा जो है एवं तरल पेय पदार्थों की मात्रा के सेवन की जो सूची है उनकी तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि एक्लेम्सिया की स्थिति की सरलता से पता लगाया जा सकता है कि एक्लेम्सिया की स्थिति में मूत्र निष्कासन कम हो और उसको अधिक ना हो, और एक व्यक्ति को जैसे कि तरल पेय पदार्थ की मात्रा भी कम लेनी चाहिए ताकि उसको बार बार मूत्र त्याग हेतु ना जाना पड़े। लेकिन तरल पेय पदार्थ का कम लेने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार उनमें जैसे कि निर्जलीकरण की स्थिति भी उत्पन्न हो जा सकती है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। अगला जो है उपचार के रूप में वो है जैसे कि सोडियम लवण का विस्थापन करना। मैग्नीशियम सल्फेट तथा अमोनिया क्लोराइड है वो मुंह के द्वारा दिया जाना चाहिए, और जो सोडियम लवण को है उसको विस्फासित कर देना चाहिए, यानी कि उसका रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। उनके स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड की मात्रा दी जानी चाहिए, जिससे कि जो सूजन है किसी रोगी में तो वो सूजन में सुधार आ सके और वमन भी कम हो जाती है तथा मूत्र के निष्कासन की जो मात्रा है वो बढ़ भी जाती है। उसके अलावा उनको निश्चित मात्रा में जैसे कि सोडियम लवण के जो है उसकी मात्रा को कम कर दिया जाना चाहिए। उसके अलावा है नियमित स्वास्थ्य जांच। एक जो प्री एक्लेम्प्सिया रोगी है उसको नियमित रूप से डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, नियमित रूप से साप्ताहिक अपना इलाज करवाना चाहिए, जांच करवाते रहना चाहिए, जिसमें ब्लड प्रेशर है, रक्त की जांच है, हीमोग्लोबिन की जांच है, या मूत्र परीक्षण वगैरह है, ये करवाते रहना चाहिए डॉक्टरी सलाह से, ताकि वो अपनी स्थिति को और अधिक गंभीर होने से रोक सके और डॉक्टर के अनुसार जो सुझाए जाने वाले सुझाव है या उपचार है उनका उपयोग वो अपने लिए कर सके। तो अभी हमने जो पढ़ा वो है प्री एक्लेम्प्सिया के जो उपचार। अब जो टॉपिक है प्री एक्लेम्प्सिया की रोकथाम, यानी कि इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इनके लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता होती है। सबसे पहला, जैसे कि जो प्री एक्लेम्प्सिया गर्भवती महिला है उनको अत्यधिक जैसे मिर्च मसाले वाले या गरिष्ठ भोज्य पदार्थ हैं, जो तले भुने भोज्य पदार्थ हैं, नमकीन युक्त भोज्य पदार्थ है, उनका उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए, बिल्कुल ना करें। वसा का सेवन जो है बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। ऊपर से नमक भोजन में डालकर कभी भी नहीं खाना चाहिए ऐसी महिलाओं को।
नियमित रूप से जैसे कि चिकित्सकीय जांच है जाकर करवानी चाहिए या कुशल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मानसिक जो चिंताएं हैं, भय है, उद्वेग है या जो क्रोध की स्थिति है, तनाव है, इन सभी से दूर रहना चाहिए एक महिला को। और उसको एक शांत माहौल मिलना चाहिए, खुशनुमा माहौल मिलना चाहिए जो कि परिवार के द्वारा आसानी से दिया जा सकता है। और जो एक गर्भवती महिला है उसको भारी भरकम बोझ उठाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए या ऐसे भारी कार्य नहीं करने चाहिए जो उसको शारीरिक रूप से थका दे। जैसे कि भारी कपड़ों से भरी बाल्टी को नहीं उठाना चाहिए, भारी वजनी सामान उठाकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। उसके अलावा तेज़ गति से कभी भी नहीं उतरना चाहिए, अधिक मात्रा में सीढ़ियों वगैरह का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा देखें तो एक महिला जो प्री एक्लेम्पसिया से ग्रसित है उसको अपने वजन को कंट्रोल करा जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा ना हो कि उसके वजन में लगातार वृद्धि हो, उसको अपने वजन को नियमित और नियंत्रित रखा जाना जरूरी है। इसके लिए जो महिला है वो संतुलित पौष्टिक आहार को अपने भोजन में ले सकती हैं और नियमित रूप से साप्ताहिक अपने वजन को जांच करवा सकती है। अगर वजन में वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो प्री एक्लेम्पसिया जो गर्भवती महिला है उसको नियमित व्यायाम करने चाहिए ताकि वो अपने वजन को नियमित और नियंत्रित कर सके। और जो गर्भवती स्त्री है उसको एक करवट लेकर लेटना चाहिए, पीठ के बल कभी भी नहीं लेटना चाहिए या फिर गर्भाशय में, क्योंकि कई बार पीठ के बल लेटने से रक्त परिसंचरण है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन महिलाओं में कमर दर्द वगैरह, पैर दर्द और पेशियों में दर्द की संभावना अधिक रहती है। और जो गर्भवती महिला है उनको सोते समय अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोना चाहिए ताकि पैरों की जो पेशियां हैं उनमें रक्त का प्रवाह अच्छे से हो सके और जो पैर दर्द, तलवों में जो दर्द की संभावना है उसको कम किया जा सके। तो आज हमने पढ़ा प्री एक्लेम्पसिया के कारण, उसको रोकने के जो उपचार है और रोकथाम के जो सामान्य जो लक्षण है जो हम कर सकते हैं या रोकथाम के जो सामान्य तौर तरीके हैं उनके बारे में। तो अभी तक आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।